लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कर्नाटक का रण। कर्नाटक में कांग्रेस को बम्पर जीत मिली है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को बहुमत से काफी ज्यादा करीब 140 सीटें मिलती दिख रही है। इलेक्शन कमीशन की ताजा आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस ने अब तक 82 सीटों पर जीत दर्ज कर लिया है, वहीं करीब 55 सीटों पर आगे दिख रही है। कांग्रेस को मिली भारी जीत का बीजेपी और जनता दल सेकुलर दोनों को काफी नुकसान हुआ है। बीजेपी 65 सीट से भी नीचे सिमटती दिख रही है, वहीं जनता दल सेकुलर सिर्फ 20 सीटों पर फिसल गई है। वहीं प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस में दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक जश्न का माहौल है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें देख रहे हैं। एक में दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीर है, जहां कर्नाटक की जीत का जमकर सेलिब्रेशन चल रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर है बेंगलुरु की। सिर्फ दिल्ली और बेंगलुरु में ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़, राजस्थान से भी जीत के जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन चलिए अपने मेहमानों के साथ हम जाएंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे। हमारे साथ हैं चरण सिंह सापरा हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के, साथ ही मनीष सहनी हैं, प्रवक्ता है शिवसेना के। आप दोनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। आपके पास जल्द आते हैं, लेकिन उससे पहले कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की बम्पर जीत के बाद राहुल गांधी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ है। कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटल्स की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी, और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई। हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े, और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। वहीं कर्नाटक में बीजेपी ने हार मान ली है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसवराज बोवई ने कहा कि कहां कमियां रह गई, इसका हम लोग मंथन करेंगे। Once all the results come, because all trends are there now. Once the results come, we will do the detailed analysis. And as a political party and as a national political party, we will not only analyze, and we will see that what are the gaps and what are the deficiencies were there at different levels. We will look into that and improve upon it, and we will take this result in our stride. And we'll go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election. वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार पर बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि जीत हार बीजेपी के लिए कोई मायने नहीं है, इससे कार्यकर्ताओं को निराश होने की जरूरत नहीं है। Victory and defeat are not new to Bharatiya Janata Party. Started with only 2 seats. BJP has grown to form the government in the state on its own strength. Party workers need not to be panicked by these results. Although the BJP government under the leadership of the popular Prime Minister Shri Narendra Modi ji has given a pro-development administration in the state, we have lost the election. We will introspect about the party's setback. We will give all cooperation for the development of the state. I respectfully accept this verdict
of the people of the state. वहीं बड़ी जीत पर कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार बेहद भावुक होकर जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। I credit my party cadres and all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us. The leaders have supported us. It is a collective leadership, and we have jointly worked. I have said in the beginning, joining there is a beginning, and the day I put the work. Thinking together is the progress. Working together is the success. That is what I said on the day. I assured Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, and Mr. Mallikarjun Kharge that I would deliver Karnataka. चलिए, लेकिन अब हमारे साथ चरण सिंह साफरा जी भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के। सर, सबसे पहले इस जीत की बधाई। आप लोगों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है कर्नाटक के अंदर में। अब लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा वहां पर कौन होगा, इसको लेकर काफी असमंजस की स्थिति है। क्या इस पर कुछ स्थिति साफ बनती दिख रही है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कर्नाटक के अंदर चुनाव हारी है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज कर्नाटक की जनता ने दिया है। यानी देश के प्रधानमंत्री से लेकर के जेपी नड्डा, अमित शाह, सभी ने इस चुनाव के अंदर तमाम सारा वो प्रचार किया जिसमें वो ध्रुवीकरण कर सके, हिजाब, हलाल, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस तरह के तमाम सारे मुद्दे, केरला स्टोरी तक के मुद्दे वो लेकर के आए हैं। लेकिन कर्नाटका की जनता ने एक स्पष्ट उत्तर दिया है कि पोलराइजेशन का नाटक कर्नाटक में नहीं चलेगा। अब रही बात कि कांग्रेस जीती है, ये बीजेपी की हार है, प्रधानमंत्री जी की व्यक्तिगत हार है। अब मुख्यमंत्री किसको बनाना है? मुख्यमंत्री बनाने की एक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी में हमेशा फॉलो की जाती है। जो चुने हुए विधायक हैं, उनकी कल मीटिंग होगी, सीएलपी की मीटिंग होगी, उसमें वो अपनी राय रखेंगे और फिर कांग्रेस हाईकमांड के साथ में चर्चा करके वहां पर नेतृत्व जो है वो तय किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए से कांग्रेस पार्टी हर स्टेट में जाती है और कर्नाटका में भी उसी तरह से जाएगी और उसी तरह से मीडिया को भी पता चलेगा। चरण सिंह जी, अब अगला मेरा सवाल होगा, क्या लग रहा है इस जीत के पीछे आप क्या वजह क्या मानते हैं? कांग्रेस जो बीजेपी की जो हार हुई, इसके पीछे वजह क्या है? और कांग्रेस की जीत में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिन्होंने निभाई थी, वो कौन कौन से ऐसे नेता है? क्या डी शिव कुमार इसमें इन्होंने पूरा गेम चेंज किया? देखिए, कांग्रेस पार्टी की इस जीत के अंदर डीके शिव कुमार खुद कह चुके हैं कि इसमें पूरी कांग्रेस पार्टी को वो क्रेडिट देना चाहते हैं। यानी राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसके अंदर पार्टी एक्टिवेट हुई, कार्यकर्ता जुड़ा, लोगों का भी जुड़ा हुआ, वो एक शुरुआत थी। उसके बाद में सारे संगठन को संगठित बांध करके रखना और फिर सभी लीडर्स जो बड़े नेता हैं, चाहे वो सिद्धरामैया जी हैं, डीके शिव कुमार जी हैं, एमबी पाटिल जी हैं, अनेक सारे, और परमेश्वर जी है, खरगे साहब, ये तमाम सारे लोगों के बीच में एक बॉन्डिंग फैक्टर था जिसमें मुझे लगता है कि आदरणीय खरगे साहब जी का भी बहुत बड़ा रोल था। तो सभी नेताओं ने मिलकर के चुनाव लड़ा है और हमने वोकल फॉर लोकल इन इश्यूज को हमने उठाया कि जो जनता के मुद्दे थे, बेरोजगारी का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, किसानों की एमएसपी की वहां पर समस्या थी, वहां पर बिजली की समस्या थी। हमने ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने जो 5 गारंटी दी है, जो हमने गृह लक्ष्मी और ज्योति की स्कीम दी है, जो लाइट मुफ्त में देनी है, या अन्न भाग्य योजना जो थी, या फिर इस तरह से युवाओं के लिए निधि जो अनाउंस करी, महिलाओं के लिए मुफ्त जो बस के अंदर ट्रेवल, ये सारे जमीन से जुड़े हुए मुद्दे थे। तो जो वोकल फॉर लोकल था, उसी को कर्नाटक की जनता ने वोट दिया है। तो जो हमारी जीत हुई है, वो कुल मिलाकर के देखेंगे तो एक गली के कार्यकर्ता से लेकर के हमारे दिल्ली के वरिष्ठ नेता तक सभी का उसके अंदर योगदान था। अगर ऐसा कहा जाए तो वो उचित रहेगा। सर, चरण सिंह साहब, एक सवाल आपसे और फिर से मैं दोबारा पूछना चाहूंगा, क्या मुख्यमंत्री को लेकर क्या इस तरह के फॉर्मूले की भी बात कही जा रही है कि 2.5 साल डी शिव कुमार साहब मुख्यमंत्री हो सकते हैं और 2.5 साल के लिए सिद्धरामैया साहब हो सकते हैं? क्या इस तरह के फॉर्मूले पर भी विचार चल रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से ये सारी अटकलें हैं विश्व मोहन कुमार जी, और अटकलों के ऊपर या हाइपोथेटिकल प्रश्नों पर मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। ये अटकलें बाजार में लगती रहती हैं, इसके ऊपर एक ऑफिशियल नेशनल स्पोक्स पर्सन को बोलना उचित नहीं है। पार्टी के अंदर एक लोकतांत्रिक प्रोसेस है,
वो लोकतांत्रिक प्रोसेस के जरिए से नेता और तमाम सारा जो भी स्ट्रक्चर चुनना है वो स्ट्रक्चर को चुना जाएगा। सर, अब इस जीत के बाद अब आगे आप लोगों की क्या तैयारी है? क्या जो जिस तरह से राहुल गांधी कह भी रहे थे कि उन्होंने जो भी वादे जनता से किए थे उसे पूरा किया जाएगा, उसके अलावा आप लोगों का रोड मैप क्या होगा कर्नाटका के डेवलपमेंट के लिए? देखिए, सर्वप्रथम रोड मैप तो ये है, जो 5 हमारे वादे हैं, गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्न भाग्य योजना, युवा निधि और महिलाओं को जो मुफ्त ट्रैवल का जो है, ये हमें पहले कैबिनेट के अंदर इस निर्णय को पारित करना है। फिर इसके बाद में जो समस्याएं किसानों की है, जो वहां पर नौकरियां जो खाली पड़ी हुई है, करीबन 2.5 लाख सरकारी नौकरियां वहां पर खाली पड़ी है, उन पदों को भरना, युवाओं को नौकरी देना, वहां पर कर्नाटक के अंदर इन्वेस्टमेंट लाना, कोस्टल कर्नाटका के अंदर जहां से बीजेपी को हमेशा भारी बहुमत मिलती है, इस बार भी उनको अच्छी सीटें मिली हैं। वहां पर 19 में से मुझे लगता है कि 15 सीटें या 16 सीटें वहां बीजेपी को मिल रही हैं। लेकिन कोस्टल कर्नाटका को बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने नजरअंदाज किया है। कांग्रेस ने कोस्टल कर्नाटका के लिए, दक्षिण कन्नड़ा के लिए एक अलग से मैनिफेस्टो बनाया था। उसके अंदर हमने मछुआरों को कुछ वादे किए हैं, उसके अंदर वहां पर जो बड़ी कंपनियां हैं, एमआरपीएल कंपनी है या और फर्टिलाइजर कंपनी है, उसके अंदर लोगों को जॉब का एश्योरेंस हमने दिया हुआ है। तो ये जितने वादे हमने लोगों के साथ किए हैं, बंड्स एसोसिएशन को डेवलपमेंट बोर्ड एक बना करके और उसमें 250 करोड़ रुपया देने का वादा किया है, उसी तरह से मोगावीरा का एक डेवलपमेंट बोर्ड बना करके उसमें 250 करोड़ का बजटरी एलोकेशन करना है, या फिर उसी तरह से और समाज के जो हमने डेवलपमेंट बोर्ड, वहां पर नारायण गुरु समाज का डेवलपमेंट बोर्ड हमने अनाउंस किया हुआ है। तो ये तमाम सारे जो वादे हमने जनता से किए हैं, उन वादों पर एक एक करके हमको खड़े उतरना है। उन निर्णयों को हमको सरकारी चौखट में किस तरह से बिठाना है, रेवेन्यू जनरेशन किस तरह से करना है, टैक्स कलेक्शन किस तरह से बढ़ाना है, ये तमाम सारे मुद्दे हैं जो कर्नाटका के अंदर जो डेट बना हुआ है, 5.20 लाख करोड़ का डेट है उस सरकार का, जो भारतीय जनता पार्टी की 40% की कमीशन खोरी की सरकार थी, जिसको जनता ने रिजेक्ट किया है। वो जनता ने हमारे पर भरोसा जताया है कि हम वो 5,20,000 करोड़ का जो डेट है उसको हम कम करेंगे और वहां पर विकास के कार्य जो है उनको हम पूरी तरह से पुरजोर तरीके से वहां पर एग्जीक्यूट करेंगे। तो ऐसे अनेक सारी चीजें हैं। मैंने तो ये आपको 8-10 उदाहरण दिए हैं, लेकिन इसके बाद में और कई सारी चीजें हैं जिसके ऊपर कांग्रेस पार्टी को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और इसी को लेकर के हम आगे 2024 में भी जाएंगे। और इसी से कर्नाटका से ही हम अपने बाकी के राज्य के जो नेता है या वहां की जो जनता है, जो आने वाले समय के अंदर चुनाव में हम जाने वाले हैं, चाहे वो तेलंगाना है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, तो हम वहां की जनता को भी संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने वादों को निभाती है, निभाना जानती है। हमने पहले भी जो वादे किए थे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, वो हमने निभाए। हमने हिमाचल में जो वादे किए थे उनको हम निभा रहे हैं। तो एक ये नैरेटिव कांग्रेस पार्टी बनाना चाहेगी कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है, जो हम वादे करते हैं उसको निभाते हैं, हम विश्वासघात नहीं करते हैं। ये एक नैरेटिव कांग्रेस पार्टी बनाना चाहती है और इसी नैरेटिव को लेकर के हम 2024 में भी चुनाव में जाना चाहेंगे। चरण सिंह जी, अब एक सवाल होगा भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। जिस तरह से आप लोगों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए थे इस चुनाव में, अब उस चीजों को कैसे अलग करके एक अलग छवि के साथ आपको कर्नाटक में कैसे काम करेंगे, और साथ ही नेशनल लेवल पर भी चुनाव होने हैं 2024 में, उससे पहले कई राज्यों के भी चुनाव होने हैं, उसको लेकर क्या तैयारी है? मैंने आपको इसीलिए अभी बताया कि जो राज्यों के चुनाव आने हैं, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के जो चुनाव आने हैं, उसके लिए भी रणनीति जो है वो बन रही है, और वो रणनीति बिल्कुल तकरीबन उसी तरह से होगी जिस तरह से ये कर्नाटका की रणनीति हमने बनाई है। हम चाहेंगे कि आने वाले तीनों ये राज्य बड़े हैं और हिंदी हार्टलैंड भी कहा जाता है राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश को। इन हिंदी हार्टलैंड के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकारें जो हैं वो टिकी रहे, और जहां पर नहीं है मध्य प्रदेश में या तेलंगाना में, वहां पर हम अपनी सरकार बना सके। जहां पर भ्रष्टाचार का मामला है, कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से ये गारंटी देना चाहेगी कर्नाटक की जनता को
और देश की बाकी की जनता को कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता भ्रष्टाचार के अंदर नहीं लिपटेगा। और जितना भी भ्रष्टाचार नीचे के लेवल पर चल रहा था बीजेपी की सरकार के तहत, यानी ऊपर से लेकर मुख्यमंत्री पे सीएम उनको कहा गया, आपको याद होगा, पे सीएम से लेकर नीचे तलाटी तक या तहसीलदार तक जो करप्शन चल रहा था, जो 40% 50% कमीशन मांगी जा रही थी, मठाधीश कह रहे हैं, मठ के जो अध्यक्ष है वो खुद कह रहे हैं कि हमें 10% डिस्काउंट मिला है भ्रष्टाचार के अंदर, हमारे से 30% कमीशन मांगी गई है, ऐसे बहुत सारे मठाधीश ने स्टेटमेंट दिया है। तो ये तमाम सारे लोगों के मन में जो ये आ गया है कि सरकार और सरकारी सिस्टम भ्रष्ट है, उसको हमको धोकर के साफ करना पड़ेगा, जनता के बीच में विश्वास जताना पड़ेगा कि ये जो सिस्टम है कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं चलेगा, कोई भी भ्रष्टाचार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिंह जी, अब आखिरी सवाल मेरा होगा, वो बजरंग दल पर जो बैन का जो ऐलान हुआ था, इस पर काफी बवाल भी हुआ था कर्नाटक में, क्या उस पर बैन करने की अभी भी आप लोगों की तैयारी है? नहीं, देखिए, मैं आपको फिर से एक बार कह दूं, जो भ्रष्टाचार की बात है वो अलग, और जो ये बजरंग दल वाली आप बात कर रहे हैं, ये दरअसल मैनिफेस्टो के अंदर इस तरह से उल्लेख किया गया था कि जो ताकतें, जो व्यक्ति या संगठन नफरत फैलाना चाहेगा, कानून का माहौल खराब करना चाहेगा, उसके खिलाफ एक्शन होगा। और एक्शन उस हद तक हो सकता है कि वो संस्थाएं बैन हो सकती है। और उदाहरण के तौर पर बजरंग दल और पीएफआई को मेंशन किया गया था, तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने उसको स्पिन देना चाहा। स्पिन दे करके उन्होंने इस तरह से बता दिया कि बजरंग दल को हम बैन करना चाहते हैं, ये हमारा एजेंडा है। ऐसा एजेंडा नहीं है। हमारे कर्नाटका के लोकल नेताओं ने इसके ऊपर बहुत सा स्पष्टीकरण दे दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने इसके ऊपर राजनीति करना चाहिए और बजरंग बली के नारे प्रधानमंत्री लगाते रहे, लेकिन साक्षात आज सिद्ध हुआ कि बजरंग बली जी ने भ्रष्टाचारियों की मदद नहीं की, बजरंग बली जी ने सदाचारियों की मदद की, कांग्रेस पार्टी की मदद की, जो जनता के काम करना चाहती है। अब भारतीय जनता पार्टी जो बजरंग बली के इतने नारे लगा चुके हैं, हनुमान चालीसा पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं ना कितना हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। अब देखते हैं कितने मंदिरों में ये बैठ करके शोभा करंजले या फिर अमित शाह या फिर बोमई कितने मंदिरों में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ये भी जनता देखेगी कर्नाटक की। तो ये जो नाटक कर्नाटक में चल रहा था, इस नाटक के विरुद्ध में ये वोट हुआ है, ये जनता ने स्पष्ट कहा है। शुक्रिया चरण सिंह जी, आपने वक्त दिया हमें, और बहुत ही शुभकामनाएं आपकी अगले सरकार के लिए, और आप बनाए सरकार, और इस तरह से जिस तरह से करप्शन की बात आप लोग कर रहे थे, उम्मीद करते हैं आपकी सरकार में भी उस तरह की बातें नहीं उठे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ बिजनेस की खबरें भी आपको